नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के इस बैच में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपको इस बैच में कंप्लीट फिजिक्स, पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। थ्योरी क्लास चलेगी और साथ साथ में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं उसे हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। और अच्छे से आपने पूरी क्लास को देखा और कवर किया तो निश्चित है फिजिक्स में 100% अंक आप ला पाएंगे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। गति, मोशन, अगर हम इसकी बात करें तो आपने कभी सोचा है, अभी प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करें तो अभी हम किस अवस्था में हैं? स्थिर अवस्था में हैं या गति अवस्था में? और मैं अगर आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति ट्रेन में के अंदर बैठा है, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? वो विरामावस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है, या वो गति कर रहा है? आपके सापेक्ष वो किस तरह की अवस्था में है? तो अगर मैं बोलूं पृथ्वी हमारी जो है, आपको पता है वो मूव करती है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है? वो हमेशा गतिमान अवस्था में। तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु पृथ्वी के ऊपर है वो हमेशा क्या है? आप सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ, हर एक वस्तु गतिमान अवस्था में है। तो यहां पर गति की परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे? गति को हम कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज मोशन? क्या है गति? आइए देखते हैं और समझते हैं। तो गति को परिभाषित करने के लिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु अगर समय के सापेक्ष अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करे, स्थिति में क्या करे? परिवर्तन करे, तो उसे हम गति का नाम देंगे। और बात अगर गति की चल रही है तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? आज की क्लास में हम गति से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे आपका दूरी है, डिस्टेंस, विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद वेग पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, फिर चाल देखेंगे, स्पीड क्या होती है, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग और औसत चाल की बात करेंगे। और उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे जहां त्वरण की बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन की। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। देखेंगे क्या है सबसे पहला टॉपिक देखेंगे दूरी क्या है। चलिए, तो यहां देखेंगे बात हम कर रहे हैं किसकी? दूरी की। तो दूरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो मोशन में हो, ऐसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में और किसी भी दिशा में तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी। तो दूरी क्या है? जो भी रास्ता किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किया जा रहा है किसी भी समय में, किसी भी दिशा में, उसे हम बोलते हैं दूरी। तो समझेंगे, दूरी को बताने के लिए किसी भी प्रकार के दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि यहां गोरखपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप किलोमीटर में बता देंगे, दिशा बताने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो जिन वस्तुओं में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है परिभाषित करने के लिए, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। जो केवल परिमाण पर निर्भर करे, एक वैल्यू पर, एक मान पर निर्भर करे, जिसको बताने के लिए दिशा को बताने की आवश्यकता ना हो, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। चलिए आइए समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। देखिए दूरी क्या है? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए, ये तो आप समझ गए कि दूरी क्या है। अब देखेंगे आगे, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? स्केलर। और एक चीज और याद रखें, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ये इसका एसआई मात्रक है। और ज्यादा लंबी दूरी हो तो किलोमीटर में भी हम मेजर करते हैं। बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति जिसे बोलते हैं, आगे देखेंगे मीटर। चलिए अब बात आगे की करेंगे, चलेंगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे विस्थापन क्या है। बात किसकी करेंगे? विस्थापन की। तो देखिए, विस्थापन और दूरी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बहुत अंतर है और हमें यह समझना है। तो सॉरी, अगर आपको विस्थापन समझना है तो एक छोटा सा पॉइंट अपने माइंड में सेट कर ले। न्यूनतम दूरी, मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए, किसी गतिमान पिंड द्वारा, ठीक है, जब कोई पिंड गति अवस्था में हो, चल रहा हो, तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट, और जो अंतिम बिंदु है जहां रुका है, फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है। तो विस्थापन को समझने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान देना है: प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु और इनके बीच की न्यूनतम दूरी। गतिमान पिंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर है? विस्थापन की भी इकाई जो है, मात्रक एमकेएस, वो मीटर ही होगा। लेकिन विस्थापन जो है वो एक कैसी राशि है? वो एक सदिश राशि है। ये दिशा पर निर्भर करती है, ये दिशा पर निर्भर करती है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसा कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और इस रास्ते पर कोई व्यक्ति जो है गति कर रहा है, चल रहा है। और ये व्यक्ति जो गति कर रहा है उसकी दिशा दी गई है इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ चल रहा है। और बिंदु ए से चलना शुरू किया और चलते चलते यहां बी पर रुका। कहां पर रुका? बी पर। यहां ये व्यक्ति रुक गया। तो ए से चलकर यहां बी पर रुका है, ठीक है। और कितना चल लिया? टोटल डिस्टेंस में यहां लिख दे रहा हूं। यहां से यहां तक की जो कुल दूरी है, यहां से यहां तक की जो कुल दूरी है, वो मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर की है। इतना तय किया है रास्ता, 50 किलोमीटर का। अब यही व्यक्ति अपने दिशा के विपरीत इधर मुड़ गया, ठीक है। तो पहले यहां से चलते चलते यहां तक आया और उसके बाद फिर क्या है? मुड़ गया। अब यहां मुड़ा और यहां आकर फिर रुका और ये इसका अंतिम बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है सी, जहां पर ये रुका है। तो पहले ए से बी गया और फिर सी पर आया। तो समझेंगे इस चीज को। बी से सी के बीच की दूरी मैं यहां लिख दे रहा हूं। बी से सी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो एक प्रश्न समझना है आपको यहां पर, अगर पूछा जाए इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ये बताओ, और इस व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बताओ। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे? विस्थापन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर जब निकालना है दूरी और विस्थापन, तो ध्यान से देखेंगे। दूरी क्या है? कुल तय किया गया रास्ता। कुल कितना तय किया है? ये पहले ए से बी पर गया, ए से बी पर गया और उसके बाद फिर पहले ए से बी पर गया और उसके बाद फिर बी से सी पर आया और यहां रुका है, ठीक है। तो ए से बी पर गया, कितना किलोमीटर है ए से बी? 50 किलोमीटर है। टोटल कितना है? 50 किलोमीटर। और बी से सी कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर की। कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर की। तो यहां पर 50 में और 20 को आप जोड़ दें तो कुल तय किया गया रास्ता निकल जाएगा 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर ये इसके द्वारा तय की गई दूरी है
कुल रास्ता इतना चला है। लेकिन यहीं पर अगर बात विस्थापन की होगी तब कैसे मेजर करेंगे? देखिए, विस्थापन को समझने के लिए हमने आपको बताया कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है, शुरुआत का इनिशियल पॉइंट जिसको हम बोलेंगे, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है, जहां रुका है ये फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु। तो देखिए, विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहां देखेंगे विस्थापन जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, ये न्यूनतम दूरी है ना? तो ये कैसे निकलेगा? इसको अगर आपको निकालना है तो कुल दूरी में से ए से बी तक जो ये है, यहां से ए से बी तक जो चला है, इसमें से बी और सी को माइनस करना होगा। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो विस्थापन निकल जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? ए बी और फिर लिखेंगे माइनस बी सी। ए बी ये कुल दूरी है और बी सी को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो विस्थापन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगा? ये टोटल 50 किलोमीटर, और इसमें से हम माइनस करेंगे बी सी को, ये 20 किलोमीटर है। 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30। ये 30 किलोमीटर जो है इसका विस्थापन है। इसका क्या है? विस्थापन। क्लियर है? अब यहां पर एक पॉइंट और आप समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, यहां पर ये आपका ए बी प्लस बी सी जो है डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। जबकि वस्तु की दिशा में परिवर्तन हुआ है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हुआ है, फिर भी ये जोड़ा गया है। तो दूरी को दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा में परिवर्तन हो तो भी वो जुड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है, विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विस्थापन को निकालने के लिए हमने इसमें से इसको क्या किया? माइनस किया, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा ये है, तो विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। यहां पर हमने नेगेटिव किया तब विस्थापन आया है, तो दिशा बदलेगी तो विस्थापन में हम चिन्ह बदल देते हैं जब कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को तब। तो एक चीज और यहां से समझ में आई कि दूरी आपकी जो है वो क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो आपका विस्थापन है वो सदिश राशि है। वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका स्केलर है और ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं यहां पर, जो कि हमारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, दूरी और विस्थापन, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो इसमें किसका मान अधिक होगा और किसका मान कम होगा, या ये बराबर होंगे? तो देखिए, कंडीशन पे डिपेंड करता है, स्थिति पे। जैसे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो दूरी का मान जो आया है वो 70 है और विस्थापन जो है वो 30 है, तो हम बोलेंगे दूरी विस्थापन से क्या है? अधिक है। दूरी विस्थापन से क्या है? अधिक है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरी और विस्थापन में दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होगी या बराबर होगी। तो जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, जब भी आप दूरी की बात करेंगे तो ये या तो अधिक होगा या तो बराबर होगा किसके? विस्थापन के। विस्थापन के। क्यों? क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, इसमें हम माइनस भी करते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या है? विस्थापन के बराबर हो सकती है या अधिक हो सकती है। अधिक का केस तो आपने देख लिया। बराबर कब होगा? जब दिशा में परिवर्तन ना हो। अगर दिशा नहीं बदलेगी तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि यहां पर देखिए, मान लेते हैं एक पिंड है, इस प्रकार से चला बिंदु ए से बिंदु बी तक और यहीं रुक गया, और इसकी दिशा ऐसी ही रही, इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक सरल रेखीय गति की हम बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन में सरल रेखीय गति में है। तो इस केस में क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर दूरी अगर देखें
तो यहां पर मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर चला, तो यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी, ए से बी तक कुल कितना चला है 5, तो दूरी हो जाएगी 5, दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी 5 ही होगा, क्योंकि ये ए से बी ही चला है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ए से बी कुल 5 किलोमीटर चला है, तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर है। लेकिन ये बराबर कब है, जब सरल रेखीय गति है और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे, दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं विस्थापन की, इसको परिभाषित कैसे किया गया है। यहां देखिए वस्तु का अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, जो मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, विस्थापन। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी राशि है, सदिश राशि। और आगे अगर देखें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बीमा भी क्या होगी, मीटर, इसकी बीमा भी क्या होगी, मीटर। तो आपको दूरी और विस्थापन ये क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझते हैं कि क्या है इन दोनों में अंतर। तो यहां देखेंगे ध्यान से, ये जो है समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, अंतर को समझने के लिए यहां एक टेबल बना है, इसको समझे पहले। ऐसे एक चीज हमें समझ में आ गई कि दूरी क्या है, दूरी कुल तय किया गया रास्ते की लंबाई, और विस्थापन न्यूनतम लंबाई है किसके बीच की, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच। अभी आपने देखा दूरी एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि। मात्रक इन दोनों का बराबर होता है, और बात करें दूरी विस्थापन से बराबर या उससे अधिक हो सकती है, यह हमने अभी देखा। ठीक है, तो आइए डिफरेंस समझते हैं क्या है। यहां सबसे पहले दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट। यहां पर अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यहां पर आपको दोनों चीज देना पड़ेगा। जो सदिश राशियां हैं उनको बताने के लिए परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। ठीक है, और जो अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वो केवल परिमाण से व्यक्त की जाती है। तो यहां समझेंगे, इसको एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, केवल परिमाण की, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, परिमाण से इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक चीज याद रखें, दूरी सदैव धनात्मक होती है। जो दूरी है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक या शून्य होगी। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। लेकिन विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दिशा बदलेगी, और विपरीत दिशा में ज्यादा दूरी तय कर लिया तो नेगेटिव में भी आपका आ सकता है आंसर। तो विस्थापन आपका क्या है, विस्थापन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिशा परिवर्तन पे हम चिन्ह को बदलते हैं, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, समझ गए। यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, और दूरी जीरो कब होगी, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, गति कर ही नहीं रही। ठीक है, तो समय के सापेक्ष किसी प्रकार की गति नहीं हो रही है, रुकी हुई कंडीशन में है, तभी दूरी क्या होगी, जीरो होगी। और चल रही है तो हमेशा धनात्मक होगी, चाहे दिशा बदले तो भी धनात्मक ही रहेगी, परंतु विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दूरी और विस्थापन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो यहां देखिए बात अगर करें दूरी और विस्थापन की, तो एक प्रश्न मैं इसमें दे रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे साथ साथ में। यहां देखिए एक छोटा सा प्रश्न है और क्वेश्चन मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान में चल रहा है। एक वर्गाकार मैदान में एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है, वर्ग है, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। वर्गाकार मैदान है, ये स्क्वायर है और इसके चारों तरफ ये चल रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट से चलना शुरू किया, बिंदु ए से चलना ये क्या किया, शुरू किया। ठीक है, अब एग्जामिनर ये प्रश्न दे रहा है यहां पर कि ए से पहले बी पर गया और बी से फिर सी पर गया, सी से फिर डी पर गया और डी से फिर ए पर आ गया। मतलब जहां से चला था वहीं आ गया। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए। यहीं से चला और घूम के फिर यहीं पर आ गया। तो कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा जो है उसकी लंबाई दे दिया है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई दे दिया है, कितना है, 20 मीटर। तो इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना ये कवर किया, और इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहां आप देखें अगर, तो आपको पता है वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान है तो सभी भुजा एक ही लंबाई की होगी। तो अगर ये 20 है तो ये भी आपका कितना होगा, 20, ये भी कितना होगा, 20, और ये भी 20 मीटर होगा। तो अगर बात हम दूरी की करें तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 और प्लस 20, टोटल कितना चल गया ये, 40, 60 फिर 80। तो टोटल 80 किलोमीटर या 80 मीटर जो दिया है, 80 मीटर ये कवर किया है। ये इसके द्वारा तय की गई दूरी। और बात अगर विस्थापन की करें तो ये इसका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है एक समान है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ओवरलैप कर गया, एक ही जगह पर है, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, शून्य, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को देखते हैं। जब वो सेम है, एक ही पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, विस्थापन क्या होगा, शून्य। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 मीटर, विस्थापन शून्य। क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पर। यहां पर एक प्रश्न और करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखेंगे जो ट्रायंगल पर बनता है, त्रिभुज पर। एक व्यक्ति जो है बिंदु ए से बी तक चला है, ए से बी तक चला है इस प्रकार से, और इसकी डिस्टेंस दे दिया, इसकी डिस्टेंस दे दिया कि ये 3 मीटर की दूरी तय किया है। ए से बी तक में कितने मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी तय किया है। फिर ये बी से सीधे ऊपर की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिल्कुल सीधे, फिर बी से ये सीधे ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहां से क्या हुआ, इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है, और यहां से जो चला है ये बिल्कुल स्ट्रेट चला है इस प्रकार से, और यहां रुक गया, बिंदु सी पर रुक गया। तो ए से चला और सी पर रुक गया। तब एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर बी से सी के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो ये बताओ इस ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और तय किया गया विस्थापन कितना है, और तय किया गया विस्थापन कितना है, ये है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन पूछा है। दूरी तो देखिए सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है, जोड़ देंगे। सीधे सीधे ए से बी चला पहले, तो ए से बी को जोड़ेंगे, ए बी, और इसके बाद फिर बी से सी का रास्ता तय किया है, तो प्लस बी सी। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 3 है, और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है, 4।
और 3 और 4 जोड़ लेंगे, 7 मीटर तो टोटल तय किया है। टोटल कितना तय किया है? 7 मीटर। लेकिन अगर बात विस्थापन की करें तो विस्थापन कितना होगा? देखेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये जो डिस्टेंस है ये विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इस फिगर को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 19 डिग्री के सामने जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस या फिर कर्ण बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ण। तो ये कर्ण की लंबाई कैसे निकलती है? पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और प्लस में यहां पर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। और ये कैसे लिखा हमने? पाइथागोरस प्रमेय है, संपूर्ण त्रिभुज पर लगता है कर्ण निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ए बी का स्क्वायर कितना होगा? ए बी आपका 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, और प्लस में देखेंगे बी सी का स्क्वायर, तो ये 4 है, 4 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना है? 9, और 4 का वर्ग कितना है? 16। 9 और 16 जोड़े तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो 5 मीटर होगा, ठीक है। 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन दूरी और विस्थापन से बनता है। अब समझेंगे, ये तो बात रही एक लीनियर मोशन की, रेखीय गति की, जिसमें दिशा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में सर्कुलर मोशन का भी आता है, वृत्तीय गति का भी। गति को सामान्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक आपका लीनियर मोशन है, रेखीय गति, दूसरा सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति, और तीसरा कौन सा है? आपने पढ़ा होगा दोलन गति, इस प्रकार से पेंडुलम, जैसे घड़ी इस प्रकार से करती है, ठीक है। किसी साम्य अवस्था के अबाउट क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट फिर मूव करना, ऑसिलेट करना, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आगे देखेंगे, यहां समझेंगे अगर वृत्तीय गति पर प्रश्न बना तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन यहां साथ साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे क्लास में। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। इतना कर लेंगे कि हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम A to Z डिटेल में कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के। लेकिन इतना निश्चित है, क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में और प्रैक्टिस सेट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो यहां देखते हैं बात किसकी हो रही है? वृत्तीय गति पर प्रश्न कैसा बनेगा, सर्कुलर मोशन पर। अब देखिए यहां पर प्रश्न दिया है एग्जामिनर ने कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया है, ये केंद्र है, और केंद्र से इसकी त्रिज्या दे दिया इस प्रकार से। कितना है? दे दिया, त्रिज्या जो है वो 7 है। कितना है? 7 मीटर, 7 मीटर। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये गति कर रहा है इसके चारों तरफ। क्या कर रहा है? गति कर रहा है चारों तरफ। और यहां पर देखिए वृत्तीय गति जब होती है तो उस केस में क्या होता है? वृत्तीय गति के केस में यहां पर कोणीय विस्थापन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखेंगे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दिया है, कह रहा है यहां से चला और यहां पर पहुंचा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहां रुक गया, ये पिंड यहां पर रुक गया। तो समझेंगे कि एग्जामिनर ने जो स्टेटमेंट दिया यहां पर वो इस प्रकार से दिया है कि शुरुआत कहां से हुई? यहां से,
और अंत कहाँ हुआ, यहाँ, और 7 मीटर इसका क्या है, रेडियस। तो ये बताओ इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, बिंदु ए से चला और बी पर रुका। तो दूरी देखिए कैसे निकालते हैं। दूरी का मतलब ये डिस्टेंस में कवर होगा, ये पूरा रास्ता, ये पूरा जो रास्ता है ये क्या है, इसके द्वारा चली गई दूरी है, यहां से यहां तक। क्लियर है। तो दूरी को अगर निकालना है तो आपको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, आपको ये पता होगा। यहां पर अगर कभी भी आपको दूरी निकालनी है तो कोण, एंगल जो है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या। और इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, एंगल जो है हमारा, एंगल इज इक्वल टू कॉर्ड अपॉन रेडियस। ठीक है, कॉर्ड अपॉन रेडियस। तो जब भी आपको निकालना हो तो यहां पर देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जो एंगल दिया है वो 90 डिग्री है। फिलहाल यहां डिग्री में नहीं रखते, रेडियन में रखते हैं। रेडियन में रखेंगे π/2। इतना हमेशा याद रखें, यहां पर जब भी कैलकुलेट करें दूरी को तो डिग्री में न रखकर रेडियन में रखें। पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/2, क्योंकि 180 से 2 को डिवाइड करेंगे तब 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने एंगल को लिखा π/2, और यहां पर देखेंगे ध्यान से, चाप क्या है, कॉर्ड, यही दूरी है, यही क्या है, इसी को हम कॉर्ड बोलते हैं, चाप, और यही दूरी को इंडिकेट करेगा, दूरी। और रेडियस कितना है, त्रिज्या 7। तो एंगल हमें पता है, कोण हमें पता है 90 डिग्री π/2, और हमें रेडियस पता है, हमें कॉर्ड निकालना है या दूरी निकालनी है, यही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां देखिए दूरी को निकालने के लिए लिखेंगे पाई का मान, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 पुट करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं या 22/7 रख सकते हैं, और पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, नीचे कितना है, 2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7, इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर 7 से ये 7 हमारा कट गया और 2 से कट जाएगा 22, 11, तो हम कहेंगे 11 मीटर चला है। कितना चला है, 11 मीटर चला है। तो जब भी आपको सर्कुलर मोशन की बात हो, वृत्तीय गति की, तो इस फॉर्मेट से आप दूरी निकाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देंगे कि यहां पर जो चाप है आपका वही दूरी को इंडिकेट करेगा, और दिया रहेगा प्रश्न में, रेडियस भी दिया रहेगा और एंगल, कोण भी दिया रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, विस्थापन कैसे निकलेगा। विस्थापन के लिए देखिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये बिंदु ए बी सी मान लें, ए बी और सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ 7 है, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर। कितना होगा, 7 मीटर। तो इस हिसाब से आप विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब विस्थापन देखिए यहां निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में वही जो कर्ण है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय फिर से प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से हमारा कर्ण निकलता है, हाइपोटेनस निकलता है। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 7, तो स्क्वायर रूट में आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर, अब प्लस में 7 का स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा, देखिए 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, दोनों एक बराबर है, तो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब 7 का वर्ग है, इसके ऊपर वर्गमूल है, तो 7 बाहर निकल जाएगा,
स्क्वायर इसका हट जाएगा स्क्वायर रूट से, और यहाँ 2, 7√2 आपका करेक्ट आंसर है। इतने मीटर का विस्थापन है। विस्थापन कितने मीटर का है? 7√2 का है। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी प्रश्न में एग्जामिनर ऐसा बोला होता कि जहां से चला है वहीं आकर रुक गया, तब क्या होता? तब विस्थापन शून्य हो जाता और दूरी कितनी हो जाती? 2πr। 2πr क्या होता है? वृत्त की परिधि या वृत्त के परिधि की लंबाई 2πr। ठीक है, जहां पाई 22/7 होगा और त्रिज्या आपको दी जाएगी प्रश्न में। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है कि दूरी और विस्थापन को डिफाइन किया, और हमने आज की क्लास में ये देखा कि इसके प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं। आज की जो क्लास थी उसमें हमने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट कर लिया है, दूरी और विस्थापन का। अभी कुछ और प्रश्न हैं, उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद अगली क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जहां से और भी प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग, अगली क्लास में हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।